नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है एनवायरनमेंट थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज में। और आज हम एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यह आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं हूं शिवम सिंह और मेरा JRF क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं इसे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट्स बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। अम्लीय वर्षा इमारतों और स्मारकों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, सेकंड इरोड्स लाइमस्टोन एंड मार्बल्स, थर्ड इंक्रीजेस देयर स्ट्रेंथ ओवर टाइम, या फिर पहला और दूसरा ऑप्शन। देख लिए, इससे पहले हम इसे देखें तो हम जान लेते हैं कि ये एसिड रेन होती क्या है। तो वाहनों से हम जानते हैं काफी प्रकार के प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से SO2 और अगर NO2 की या फिर नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो ये आकाश में जाते हैं और आकाश में वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में जो बादल बनाते हैं और बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि फिर बाद में बारिश के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में बरसता है और उसका pH काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। जहाँ पर भी एसिड रेन पड़ती है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है। इस प्रकार से जो हमारी बिल्डिंगें हैं, जो हमारे स्मारक हैं, जो वहाँ पर जो लोहा है या फिर जो धातु है, उसको जलाने का काम ये करेगी। मार्बल या फिर लाइमस्टोन पर जब ये गिरती है तो ऊपर की जो लेयर होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो सारा ही धातु, सारा ही मार्बल, सारा ही लाइमस्टोन खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे जो क्लासिक एग्जाम्पल है इसका हुआ है ताजमहल। ताजमहल जो हम देखते हैं वो सफ़ेद से थोड़ा पीले रंग का होता जा रहा है। क्यों? वो एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है, वो खराब होता जा रहा है। तो एसिड रेन के इफेक्ट क्या है? कोरोजन और इरोड होना। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ओवर टाइम, नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा डिक्रीज करेगा स्ट्रेंथ समय बीतने के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट टाइप ऑफ डैमेज डज एसिड रेन कॉजेज टू एक्वाटिक लाइफ। अब देखिए एक्वाटिक लाइफ में किस प्रकार से डैमेज पहुंचाती है। तो ये कुछ ऐसा है, जब अम्लीय वर्षा होगी, एसिड रेन होगी और ये तालाब झीलों में जाएगी, नदियों में जाएगी, तो क्या होगा, नदियों का जो pH है वो जो अभी मेंटेन था अब वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो नदी है, जो तालाब है, झीलें हैं, वो थोड़ी एसिडिक हो जाएंगी, थोड़ी अम्लीय हो जाएंगी। उससे क्या होगा, जो तालाब, झीलों और नदियों में जो जीव जंतु रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, मछलियाँ रहती हैं, उनके अनुकूल पानी नहीं रहेगा और उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, वे लुप्त होनी शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो बड़े जीव उस पर निर्भर रहते हैं वो भी लुप्त होने शुरू हो जाएंगे। एक प्रकार से पूरा जो इकोसिस्टम है पानी का वो प्रभावित होगा नकारात्मक रूप में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इससे ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, मात्रा है, वाटर में बढ़ जाएगी। तो क्या ऐसा होगा? तो नहीं। दूसरा, डिक्रीजेस pH ऑफ वाटर बॉडीज। हाँ, वाटर बॉडीज का pH डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ये मुख्य रूप में झीलों में, नदी में, तालाबों में देखने को मिलता है। बात करें महासागर और सागरों की, तो वहाँ पर जो एसिडिक नेचर होता है, जिसे हम ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं, वो मुख्य रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओशंस के द्वारा और उस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड बनता है, उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। मुख्य रूप में जब हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो एसिड रेन नदी, तालाब, झीलों को ही प्रभावित कर पाती है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेक वाटर मोर एल्कलाइन, नहीं, एल्कलाइन नहीं बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। प्रमोट्स एल्गल ब्लूम, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन की वजह से होता है। जब एल्गीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि पानी की जो बॉडी होती है, पानी का जो ये निकाय होती है, जल निकाय, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कम होनी शुरू हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? अम्लीय वर्षा से pH कम होना शुरू हो जाता है। आगे देखें, विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है अम्लीय वर्षा के लिए? देखिए, मैंने आपको भी बताया था, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जो होती है, उसमें मुख्य रूप में जो गैसेस इन्वॉल्व होती है वो होती है आपकी SO2 और NOx।
NOx का मतलब यहाँ पर यह है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकती है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या फिर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मुख्य रूप में जब ये गैसेस जाती हैं इनकी वजह से एसिड रेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता है। और इन दोनों में से भी अगर पूछा जाए कि कौन सी मेजरली इफेक्ट करती है, कंट्रीब्यूट करती है, वो है हमारी SO2, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और थोड़े बहुत रूप में कार्बन का मोनोऑक्साइड भी अपना योगदान देता है। तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये योगदान नहीं देता और हमसे यही पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, अमोनिया, NH3 से हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का प्रमुख पर्यावरण में प्रभाव क्या है? तो क्या वो सॉइल एसिडिफिकेशन है, क्या वो ओजोन लेयर का खात्मा होना या फिर पतन होना है, या फिर वो ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर वो यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज है? तो इससे ओजोन लेयर पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अब वो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, जो जितनी भी मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं, जलवायु संबंधित गतिविधियां होती हैं, वो हमारी क्षोभमंडल, जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, उसमें घटित होती है। और आपका ओजोन लेयर कहाँ पर है? यह आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल जिसे हम कहते हैं उसमें है। ये इससे ऊपर आती है और इसके बीच में आपका आ जाता है ओजोन लेयर, जो हमें यूवी रेस से बचाता है। अब सारी घटनाएं तो यहाँ पर हो रही है जलवायु संबंधित, तो ओजोन लेयर क्यों प्रभावित करेगी? तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में भी प्रभाव नहीं होगा इसका ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाती हैं गैसेज वो होती है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो इसमें तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज कंट्रीब्यूट करेंगी। बात रही यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन या नाइट्रिक कंपाउंड्स का वाटर बॉडीज में या फिर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है? एल्गी ब्लूम आता है, जो मैंने पहले बताया था आपको। उससे पानी निकायों में, जल निकायों में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कम हो जाती है। तो ये भी नहीं है। क्या हो सकता है? सॉइल एसिडिफिकेशन। अब क्या होगा? वो अम्लीय वर्षा जब मिट्टी पर बरसेगी तो क्या होगा? वो जो अम्ल बरस रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी एसिडिफाई हो जाएगी, अम्लीकरण हो जाएगा। आप देखते भी होंगे, जब आप में से काफ़ी किसान परिवार से आते होंगे, जब मिट्टी का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो उसमें वो ये देखते हैं कि मिट्टी का जो है वो पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू कम है तो मतलब एसिडिक है। तो एसिडिक नहीं होनी चाहिए। एसिडिक होने से क्या होता है? जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी लाइफ कम होती है, न्यूट्रिशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विलुप्त या मरने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? सॉइल एसिडिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि जो एसिड रेन होती है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। तो इसको अगर हम एलिमिनेट करें तब भी हमारा क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। किस प्रकार से? एग्जैक्ट 7 की वैल्यू जो होगी है न्यूट्रल होती है, ना ये एसिडिक होती है ना ये बेसिक होती है, तो ये तो नहीं ही होगी, कुछ एसिडिक जैसा ही होगा। 8 जो होती है बेसिक होती है, अल्कलाइन नेचर हो जाएगा, ये भी नहीं है। 6.5 7.5 के बीच की बात करें तो ये भी एक प्रकार से न्यूट्रल की श्रेणी में आता है। बात करें लेस देन 5.6 तो ये क्या है? ये पूरे रूप में हमें अम्लीय की तरफ ले जा रहा है, अम्ल की तरफ ले जा रहा है, एसिडिक नेचर की तरफ ले जा रहा है। तो यही होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन? अब एसिड रेन का प्राइमरी कॉज क्या है? एसिड रेन का प्राइमरी कॉज क्या है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है फैक्ट्रीज से या फिर वाहनों से? क्या वो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निकलना है? क्या वो डिफोरेस्टेशन है? क्या वो मीथेन गैस का बढ़ना है? तो हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड मुख्य रूप में भूमिका निभाते हैं एसिड रेन को बनाने में। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वायुमंडल में जाते हैं, वाष्प के साथ रिएक्ट करते हैं, वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे बरस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वेंटिलेशन
इन रिड्यूसिंग इंडोर एयर पोल्यूशन, वायु संचार का क्या रोल है जो वायु प्रदूषण हो रहा है, इंडोर एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करने में। तो क्या वो इट अलाउज फ्रेश एयर टू डाइल्यूट पोल्यूटेंट्स, ताज़ी हवा से प्रदूषकों को पतला करता है या कम करता है। इंक्रीजेज मॉइस्चर कंटेंट इंडोर्स, ट्रैप्स पोल्यूटेंट्स इनसाइड द रूम, रिड्यूसेस टेम्परेचर इंडोर। तो हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब वेंटिलेशन पे अगर हम ध्यान देते हैं, जैसे अगर हम बाहर की बात करें, बाहर जब वायु प्रदूषण होता है किस रूप में होता है, वाहनों से होता है, फैक्ट्री से होता है, गैसेज निकलती हैं अलग अलग प्रकार की, फ्लाई ऐश जिसे हमने पढ़ा था अपनी क्लासेस में, जो हमारी यूजीसी नेट की चल रही है पेपर 1 की, उसमें फ्लाई ऐश किस प्रकार से हानिकारक होती है। तो क्या है, सब आउटडोर एयर पोल्यूशन है, आउटडोर एयर पोल्यूशन है। फोटोकेमिकल स्मोग, ये विंटर स्मोग, लंदन स्मोग, ये क्या है, आउटडोर एयर पोल्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन में, तो देखिए, अगर आप घर में हैं या ऑफिस में हैं या फिर क्लासरूम में हैं या फिर किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो सभी इंडोर एयर पोल्यूशन में आएगा। और इसमें वेंटिलेशन की भूमिका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम बंद इलाकों में रहते हैं और बंद इलाकों में हवा का जो संचार है, वायु संचार काफ़ी कम होता है। तो अगर वायु का संचार लगातार बढ़ता रहे तो ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी और जो प्रदूषित हवा है, जो हानिकारक हवा है, वो बाहर जाती जाएगी। ठीक है। वायु प्रदूषण का मतलब ये नहीं है कि ऐसे पदार्थ, केवल ये ही नहीं है कि ऐसे पदार्थों का होना या फिर इतने लंबे समय तक होना या फिर इतनी अधिक मात्रा में होना जो मानव के लिए हानिकारक हो। वायु प्रदूषण का मतलब ये भी है कि जो वायु हमें आवश्यक है, वायु के घटक जो हमें आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन, अगर ये वायु में कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। जैसे अगर हम अकेले कमरे में रह रहे हैं, इस बात को संतुष्ट करते हुए कि इस घर में, इस रूम में कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का, चाहे वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो भी नहीं है, कोई प्रकार की गैस भी रिलीज नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, और हमने खिड़की दरवाजे नहीं लगा रखे हैं, तो अब इसमें पोल्यूशन नहीं आएगा। तो आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑक्सीजन क्या होगा, आप इनहेल करते जाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते जाओगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपको घुटन होनी शुरू हो जाएगी, है ना, आप कदम भी घुट सकता है। तो ऐसे में क्या है, वेंटिलेशन, वायु संचार अगर चलता रहे तो उससे प्रदूषण जो होगा इकट्ठा नहीं होगा और बाहर जाता चला जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, फ्रेश, अलाउ फ्रेश एयर टू डाइल्यूट पोल्यूटेंट्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ की हेल्थ इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। अब स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है इस इंडोर एयर पोल्यूशन का। रेस्पिरेटरी डिसीज, श्वास से संबंधित समस्याएं, त्वचा संबंधित समस्याएं, या फिर आंखों में जलन। तो देखिए, स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो तो काफ़ी मुश्किल ही देखने को मिलता है। मुख्य रूप में जो हमारे कांटेक्ट में जो हमारा शरीर आता है वो आता है आंखों के थ्रू, और श्वास संबंधित जो हमारे फेफड़े हैं उनके संपर्क में आता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी यही होते हैं, आंखों में जलन होना, या फिर श्वास से संबंधित समस्याएं, अस्थमा होना, या फिर दूसरी और समस्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी इंडोर एयर पोल्यूशन से। इंडोर एयर पोल्यूशन की क्या बात करें, अगर बाहर भी एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो भी आंखों पर ही प्रभाव डालेगा और हमारे श्वास संबंधित जो हमारे अंग हैं उन पर प्रभाव डालेगा। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज नोन एज अ साइलेंट किलर इन इंडोर पोल्यूशन। तो साइलेंट किलर कौन सी है, तो वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बोलेंगे सर ये साइलेंट किलर क्यों है, तो ये इसलिए है, जब इंसान, केवल इंसान नहीं दूसरे जीव भी जब इसे इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आधा हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन को, दूसरे ऑर्गन्स को, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हमारी हालत बिगड़ने लगती है। शुरुआत में बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस, ये सारी स्थिति देखने को मिलती है
और समय बीतता जाता है और हम मृत्यु के निकट आते चले जाते हैं। ठीक है, बात करें रेडॉन की तो ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव गैस है, ये यूरेनियम के डीके से निकलती है, एक इंडोर एयर पोल्यूशन है ये काफ़ी बड़ा। मीथेन CH4, ओजोन की बात करें तो ये क्या है, O3 है, ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टॉक्सिक लीडिंग टू सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स व्हेन इनहेल्ड। मतलब इस ना ये दिखती है हमें, ना इसकी स्मेल आती है ना, हम स्मेल करके पता नहीं लगा सकते कि ये यहाँ पर है भी या नहीं, लेकिन काफ़ी टॉक्सिक होती है और इससे काफ़ी खतरनाक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या है हमारा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला CO। आगे बढ़ते हैं, विच हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडोर एयर पोल्यूशन। अब घर का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो घर की वायु प्रदूषण में, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडोर एयर पोल्यूशन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर की बात हो रही है, नहीं, इसमें ऑफिस की बात हो रही है, इसमें हम क्लासरूम में बैठते हैं उसकी बात हो रही है, जिस फैक्ट्री या फिर जिस वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं उसकी भी बात हो रही है, सारे अंदर ही तो हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो क्या वो पेंट्स और वेनिशर्स हैं, क्या वो एयर फ्रेशनर्स हैं, क्या वो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, क्या वो सभी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी हैं जो एक प्रकार से घर की वायु या फिर इंडोर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। पेंट, वेनिशर्स, एयर फ्रेशनर, इनकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये अगर ज़्यादा मात्रा में इनहेल कर ली जाए तो काफ़ी घातक हो सकते हैं। इन सभी से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होता है, ठीक है, जो सीधे रूप में हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दूसरे गैसेस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये ओजोन भी बनाता है, जो कि और खतरनाक हमारे लिए बन जाता है ना। एयर फ्रेशनर्स हो गए, हम कार में लगाते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, पेंट और वेनिशर्स, इसके साथ और भी चीज़ें आती है जैसे डाई या फिर पॉलिश, क्या ये सारी चीज़ें। मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रिलीज volatile organic compound which can degrade indoor air quality। तो इसका क्या है, सभी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोकिंग। अब देखिए, स्मोकिंग होती है घर में, है ना, घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा फंस जाता है जो स्मोकिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो स्मोकिंग करने से होता क्या है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर वगैरह ये सब रिलीज होती है, लेकिन इससे भी खतरनाक जो चीज़ है वो है आपका पार्टिकुलेटेड मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेटेड मैटर। और मुख्य रूप में जब हम पार्टिकुलेटेड मैटर की बात करते हैं तो हम दो की बात करते हैं, एक तो PM10 और एक PM2.5। हमने अभी 2 दिन पहले एनवायरनमेंट की जो हमारी क्लासेस चल रही है UGC नेट पेपर 1 की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि PM1, PM2.5, PM10 क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जब हमने बात की थी तब हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो ये जो स्मोक से जो पार्टिकुलेट मैटर निकलते वो होते PM2.5। ये क्या होते हैं, ये वो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है या फिर उससे भी छोटा होता है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक बाल का जो साइज होता है वो 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अब सोच लीजिए 100 के पास 2.5 की कितनी वैल्यू होती होगी। तो पार्टिकुलेटेड मैटर्स जिसमें भी 2.5 रिलीज होता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। डायग्राम के रूप में अगर हम देखें, जैसे ये यहाँ पर एक प्रकार से कंपैरिजन दिया गया है, जहाँ पर ये बाल है ना, इसी कंपेयर में देखो, ये सैंड पार्टिकल 90 माइक्रोमीटर का होता है। PM10 जो है आपका, ये इसका साइज इतना बड़ा है और ये 2.5 इसका साइज इतना छोटा है। अब सोच लीजिए, जब ये इनहेल करेंगे तो ये लंग्स में तो जाएगा ही, लंग्स में से भी आ गए, पोरस में से निकलता हुआ ये आपके, है ना, ये निकलता हुआ ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और आपके हार्ट को काफ़ी प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, स्मोकिंग से गैस निकल रही है और पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं, जिसको अगर फिल्टर किया जाए तो अलग ही दिख रहा है।
अब आगे, विच इंटरनेशनल ट्रीटी एम टू रिड्यूस एमिशंस कॉजिंग एसिड रेन। अब देखिए वो है आपका गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। ये कब आया था? ये आपका आया था 1999 में। किसको कम करने के लिए? कि आप ऐसे वाहनों का या फिर ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना कम कीजिए जो सल्फर का डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कम करता हो। ये कम होंगे तो एसिड रेन होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। संभावना कम होगी तो आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपके जो मोनूमेंट्स हैं, वो कम खराब होंगे। आपकी जो सॉइल एसिडिफिकेशन है वो कम से कम होगी। रिवर, लेक, झील, तालाब, ये सब कम एसिडिफाई होंगे। तो है आपका गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा 1987 में आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ठीक है। गोथनबर्ग प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन एमिशंस टू कॉम्बैट एसिड रेन 1999। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मफुल गैस इज रिलीज्ड बाय बर्निंग बायोमास फ्यूल्स इंडोर। तो कौन सी गैस रिलीज होती है बायोमास फ्यूल बर्न करने से? क्या वो ओजोन रिलीज होती है? तो नहीं। क्या वो सल्फर के डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं? इतनी अधिक मात्रा में नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड इतने नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो कि काफ़ी घातक है। हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन की लेवल कम कर देती है। उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। बर्निंग बायोमास फ्यूल इन poorly ventilated area produces carbon monoxide which can lead to poisoning। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। इसी के साथ हमारी यूजीसी नेट की रिगार्डिंग क्लासेस चल रही हैं लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर। आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही है। और अभी मैं एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ। एनवायरनमेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो है वाटर पोल्यूशन। तो आप ज्वाइन कीजिए, देखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।